बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान ने फ़ाइनल में अच्छा खेला लेकिन पाकिस्तान हार गया। ओवरऑल अगर बात करें तो वो यही बात थी, लेकिन बैटिंग में पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं किया। कुछ चीज़ें मुझे बहुत अजीब लगी इस मैच के अंदर बाबर आजम की कप्तानी में कि उन्होंने एक ऑलराउंडर को खिलाया, मोहम्मद नवाज़ को। बैटिंग वो कर नहीं पाए और वैसे भी उनकी बैटिंग खुशदिल शाह से या आसिफ अली से या ऐसे लोगों से बेहतर नहीं है। पीछे बैठे हुए बैट्समैन ज़्यादा बेहतर भी थे। उन्हें खिलाया, अगर को खिलाना था तो फिर उनको बॉलिंग भी करवानी चाहिए थी कि वो बॉलिंग भी करते और बैटिंग भी करते। जब इंग्लैंड की टीम बॉलिंग कर रही थी तो उन्होंने अपने स्पिनर को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और स्पिनर ने मुसीबत डाली हुई थी, रन भी नहीं दे रहे थे। तो इस तरह पाकिस्तान भी कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ एक स्पिनर से बॉलिंग करवाई और बाद में सिर्फ जब शाहीन शाह अफरीदी, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो ये हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी एक कैच पकड़ते हुए दोबारा से उनकी टांग के ऊपर जो है वो ज़्यादा लगता है कि वज़न पड़ा है या मसल उनका मुड़ा, उसके बाद वो दोबारा से इंजर्ड हो गए और वो बॉलिंग नहीं करवा पाए। एक बॉल करवाने के बाद वो वापस चले गए और उसके बाद और वो भी रिदम ठीक नहीं था बॉल का, बड़ी मुश्किल से वो उन्होंने बॉल किया। फिर बाकी ओवर जो है वो इफ्तिखार ने किया। अब इफ्तिखार को भी बॉलिंग नहीं करवाई गई और नवाज़ को भी बॉलिंग नहीं करवाई गई, तो दो ऑलराउंडर्स खिलाने का क्या फ़ायदा था। इनकी जगह पे एक पूरा बैट्समैन डाला जा सकता था जो फुल टाइम बैट्समैन होता। 4 फास्ट बॉलर खिलाए गए हैं, 2 स्पिनर खिलाए गए हैं, एक पार्ट टाइम स्पिनर भी मौजूद था। तो 7 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान गया इंग्लैंड के ख़िलाफ़। मेरे ख्याल में T20 में इतने ज़्यादा बॉलर्स की ज़रूरत नहीं होती, एक बॉलर कम किया जा सकता था, लेकिन 4 फास्ट बॉलर वाला फ़ैसला मुझे ठीक लग रहा था। नवाज़ की जगह के ऊपर एक और बैट्समैन खिलाया जा सकता था जो बैटिंग करता पूरे तरीके से और पाकिस्तान टीम के लिए गुंजाइश पैदा करता कि वो स्कोर अच्छा कर लेते। अगेन जी, जो पाकिस्तान टीम का आगाज़ था वो उतना अच्छा नहीं था। दोबारा शुरू में मोहम्मद रिजवान आउट हो गए, बाबर ने बहुत स्लो क्रिकेट खेली, तेज़ नहीं खेल पाए। सवाए एक प्लेयर के कोई भी इतना अच्छा नहीं खेल पाया। तो शान मसूद जो है वो कुछ अच्छी बैटिंग करके गए हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और बैट्समैन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका। टेल एंडर्स जो हैं या जो मिडिल क्लास के बैट्समैन हैं जो छक्के छक्के मारते हैं वो भी हमें नज़र नहीं आए इस मैच के अंदर। और क्योंकि बाउंड्री लंबी थी तो 70 मीटर तक शॉट मारते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन और वहाँ पे उनका कैच हो जाता है। 2 कैच एक ही जगह पे 2 प्लेयर्स ने, दोनों लेफ्टीज़ ने पकड़ाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। शान मसूद के साथ भी वही हुआ और उसके बाद मोहम्मद नवाज़ के साथ भी वही हुआ। तो ये बड़ी अजीबोगरीब क्रिकेट है और समझ नहीं आई कि बैटिंग पाकिस्तान ने इतनी कंफ्यूज बैटिंग क्यों की। एक तो स्लो खेले, और अगर आप स्लो खेल रहे हैं तो फिर भी आपको 150 तो करना चाहिए। और इस विकेट के ऊपर विकेट भी ऐसी थी, शुरू में बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था बॉल, फिर विकेट में बाउंस बहुत अजीब किस्म का था, यानी विकेट अचानक बाउंस कर जाती थी। हारिस चल नहीं पाए, बाबर आजम भी वो नहीं कर पाए जो वो करना चाह रहे थे। तो कोई प्लेयर आपका पूरी तरह से क्लिक नहीं हुआ और पूरी तरह से कोई भी बैट्समैन सेट होकर हिट्स नहीं मार रहा था। जो कुछ सेट होता हुआ दिखाई दे रहा था फिर वो उसके बाद आउट हो जाता था। तो पाकिस्तान ने अपनी ज़्यादा विकेटें गंवा दी और स्कोर सिर्फ 137 पाकिस्तान से हुआ। अब आ जाए बॉलर की तरफ, तो बॉलर्स ने कमाल कर दिया पाकिस्तान के। यानी एक तो थोड़ा सा आउटफील्ड गीला था, फास्ट बॉलर वो उस रिदम से नहीं आ पा रहे थे। फिर हमारे फास्ट बॉलर जो हैं उनके रनअप भी लंबे होते हैं। सिर्फ इसमें एक बेनिफिट है हारिस को कि हारिस एक मुख्तसर रनअप के साथ, और उनके रनअप के अंदर वो उस तरह का नहीं है प्रेशर जिस तरह बाकी रेगुलर बॉलर भागने वाले होते हैं। लेकिन हारिस ने बहुत तेज़ बॉल किए हैं, बहुत अच्छे बॉल किए हैं, उनका बॉल स्विंग भी हो रहा था। उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया और 2 बड़े अच्छे खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, जिसमें बटलर भी शामिल है। उसके बाद नसीम शाह की बॉलिंग में एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा थे और वो शॉट्स खा रहे थे, उनसे लाइनो लेंथ कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो बॉल उन्होंने अच्छे किए वो बहुत अच्छे किए। शाहीन शाह अफरीदी के दोनों पहले ओवर बड़े एक्सीलेंट थे, शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इसके बावजूद बॉलर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को आप एक तरफ रखें तो फील्डिंग ने पाकिस्तान को मायूस किया। 2 मरतबा रनआउट का चांस मिस किया और फील्डिंग इस तरह की थी, हमें जारहानापन नज़र नहीं आया। रेगुलर क्रिकेट मैंने कल आपको अर्ज़ किया था अपने आखिरी व्लॉग में, अगर आप रेगुलर क्रिकेट खेलेंगे तो आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे हैरत हुई जिस वक्त मोहम्मद वसीम को लाए बॉलिंग के लिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि हारिस रऊफ़ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं इंग्लैंड के ऊपर और 2 विकेटें ले चुके हैं।
तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बाबर को चाहिए कि चांस लें और मजीद बॉलिंग इनसे करवाएं और शाहीन को भी वापस लाएं, क्योंकि हमने ये मैच स्कोर रोक कर नहीं जीतना था, ओवर्स को बचा कर नहीं जीतना था, हमने ये मैच जीतना था खिलाड़ियों को आउट करके, क्योंकि 137 स्कोर था ही कुछ नहीं। तो पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान की टीम ने जान मारी। पाकिस्तान दूसरे नंबर की टीम है इस टूर्नामेंट में, तो इतनी बुरी बात नहीं है। इंडिया की तरह हम नहीं हारे। इंडिया 170 पे एक खिलाड़ी भी आउट नहीं कर पाया था इंग्लैंड का। हमने उनके 5 खिलाड़ियों को घर भेजा है, आउट किया है पवेलियन, और आधी टीम हमने आउट की है, और वो भी 137-38 स्कोर के अंदर आउट कर दिए है। तो ये पाकिस्तान की एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगर पाकिस्तान बैटिंग में कहीं 20-25 स्कोर और बना लेता, जो पाकिस्तान बना सकता था, प्लानिंग के साथ खेलता, एक मोमेंटम के साथ जाता, ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते, ज़्यादा इन्हिसार लंबे शॉट्स के बजाय डबल्स पे करते, तो पाकिस्तान बड़े आराम से 150 से 160 स्कोर बना सकता था। और अगर पाकिस्तान इतने स्कोर बना लेता तो इंग्लैंड के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाती, या शाहीन शाह अफरीदी अगर 10-15 स्कोर 20-25 स्कोर और होता, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट ना होते, तो ये मैच इंग्लैंड नहीं जीत सकता था। वेल प्लेड पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा दलेरी से खेलना पड़ेगा। T20 क्रिकेट है, इसके अंदर ज़्यादा आपको दलेरी के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ती है, दलेरी के साथ फैसले करने पड़ते हैं। अब मेरे पास कुछ खबरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली खबर तो ये है कि मैंने आपसे ये कहा था कि जो टॉर्चर वाली खबर है वो गलत साबित हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मेरे सोर्सेज ने तो मुझे यही बताया था। अब हुआ ये है कि ये टॉर्चर वाली खबर फैलाई क्यों गई, पहले तो आप ये सुन लें। अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर जो तशद्दुद की खबर फैलाई गई, वो खबर इसलिए फैलाई गई ताकि केस को ख़राब किया जाए, यानी केस को गंदा किया जाए, केस को ख़राब किया जाए, इसके साथ झूठ को शामिल किया जाए, बाद में झूठ को बेनकाब किया जाए और असल केस को भी ख़राब करार दे दिया जाए। मिसाल के तौर पे एक्स और वाई ने फायरिंग की है और एक शख्स को मार दिया है। आप इस फायरिंग के अंदर 2 और लोगों का नाम लिख दें, यानी ए बी सी 3 लोग और मौजूद थे फायरिंग करते वक्त, हालांकि वो 3 लोग वहां मौजूद नहीं थे। बाद में जब वो 3 लोग किसी और जगह पे पता चलेगा कि वो वहां मौजूद थे, तो एक्स और वाई के ऊपर भी केस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि केस को ख़राब करने के लिए, केस को बर्बाद करने के लिए उसके साथ झूठ को जोड़ा जा रहा है। ये किया गया है अरशद शरीफ शहीद भाई के केस के अंदर, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त में पता चलेंगी। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि 3 घंटे की खबर फैलाने के पीछे, कि 3 घंटे तक तशद्दुद होता रहा, ये खबर फैलाने के पीछे कौन से अवामिल थे, कौन से अनासिर थे और उनका एजेंडा क्या था। अब डॉक्टर अहमद कलीबी, ये कीनिया के माहिर डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरा का पूरा मामला जो है उसके ऊपर बातचीत की है। उन्होंने अपने ट्वीट्स के अंदर बताया है कि पाकिस्तानी मीडिया पर अरशद शरीफ से मुताल्लिक तशद्दुद की रिपोर्ट झूठी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी को करीब से गोली नहीं मारी गई, और ये कीनिया और पाकिस्तान में जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में साबित हो चुका है। उन्होंने बताया कि कीनिया के डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी वही है जो पिम्स अस्पताल के 8 डॉक्टर्स ने दी। दोनों ममालिक की रिपोर्ट्स में एक जैसे जख्मों का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक सर में गोली का जख्म है, जिससे बाएं तरफ की खोपड़ी और दिमाग को नुकसान पहुंचा है। सीने में गोली का जख्म है जो पीछे से ऊपर की जानिब से दाखिल हुई है, और सीने में लगने वाली गोली से पसलियों, फेफड़े और गर्दन की हड्डी को नुकसान पहुंचा है। माहिर डॉक्टर ने बताया कि अरशद शरीफ के जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। दोनों रिपोर्ट्स में सहाफ़ी की वजह मौत भी एक जैसी बताई गई है। इनके सर और जिस्म में लगने वाली गोलियां मौत की वजह बनी। इन पर आतशी असलहे से मीडियम रेंज से गोलियां फायर की गई उनके ऊपर। डॉक्टर अहमद कलीबी ने अपनी ट्वीट्स में बताया कि पसलियों और गर्दन की हड्डी के फ्रैक्चर की वजह तशद्दुद नहीं बल्कि लगने वाली गोलियां थीं। इन पर तशद्दुद की मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। सहाफ़ी के नाखून भी पोस्टमार्टम में डीएनए के लिए कीनिया में निकाले गए थे। 2 से 3 घंटे तशद्दुद वाली बात भी गलत है, दुरुस्त नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक जख्म लगने और मौत से 10 से 30 मिनट का फ़र्क है। लगी और उसके बाद 10 से 30 मिनट के अंदर मौत वाक़ई हुई है, रिपोर्ट ये कह रही है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जोहानसन ओडोर ने दरमियानी फासले से गोली लगने का बताया। दोनों रिपोर्ट्स में खून ज़्यादा बहने की वजह से मौत की तस्दीक की गई है। अब ये है जी असल खबर जो मैंने आपको दोबारा बताई है। मेरे पास जो पाकिस्तान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है
उसके कुछ हिस्से मौजूद हैं, कुछ सफ़ात मौजूद हैं। जब मैंने उनको पढ़ा और डॉक्टर से शेयर किया तो उनमें भी किसी जगह पे टॉर्चर का जिक्र नहीं है, सिर्फ उन निशानात का जिक्र है जो पोस्टमार्टम के दौरान लगे हैं कि यहाँ से एक वाई शेप के अंदर बॉडी को किस तरह क्या किया गया। वो मैं बोलना नहीं चाहता बातें, क्योंकि सारे लोग सुन रहे होते हैं, ख़वातीन और बच्चे भी सुन रहे होते हैं, लिहाजा वो जितना कुछ भी पोस्टमार्टम में हुआ उसके ज़ख्मों के हवाले से लिखा हुआ है, टॉर्चर का तस्करा नहीं है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि कीनियन डॉक्टर ने नाखून जो है वो रिपोर्ट्स के लिए वो लिए थे, टेस्ट के लिए नाखून लिए थे, और वो नाखून उन्होंने ज़्यादा लिए थे और वो उन्हीं के पास मौजूद हैं। जबकि कुछ सैंपल्स जो हैं वो पाकिस्तान में यहाँ पे भी कलेक्ट किए गए हैं, उनकी तफसीलात भी मौजूद हैं और रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं। एक आधे दिन में जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो मज़ीद बेहतर एनालिसिस किया जा सकेगा। लेकिन पता ये करना है कि एक टीवी चैनल के लोगों को ये खबर किसने दी, ये तस्वीरें किसने दी और ये कहानी किसने बनाकर दी कि जनाब 3 घंटे का तशद्दुद हुआ है, बड़ा खौफनाक तशद्दुद हुआ है, और उस तशद्दुद के अंदर जो है वो इस तरीके से नाखून खींचे गए हैं, इस तरीके से उंगलियां तोड़ी गई हैं, पसलियों पे तशद्दुद किया गया है, पसलियों को तोड़ा गया है और 3 घंटे तक लगातार तशद्दुद किया गया है। ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि किसने उनको ये कहा कि ये कहो और उसके पीछे उसका मकसद क्या था। ये मकसद मैं जानता हूं कि क्या मकसद था, मुझे पता है, लेकिन तब तक नहीं बताऊंगा जब तक सारे हकायक सामने नहीं आ जाएंगे। मकसद हमें पहले दिन से पता था कि एक्चुअली ये क्या हुआ है, लेकिन ज़रा हकायक मज़ीद मंजर आम पर आने दें, फिर बाकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट है जी, ज़रा स्टेटमेंट चेक करें और फिर देखें कि इन्होंने स्टेटमेंट दे कौन रहा है। अमेरिका को बता दिया वो हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता, चे गवीरा बनने जा रहे हैं इसहाक डार। यही काम तो इमरान खान कर रहा था। इमरान खान ने क्या कहा था कि भाई रशिया से हम तेल खरीदेंगे, इंडिया भी ले रहा है, श्रीलंका भी ले रहा है, नेपाल भी ले रहा है, भाई सारे मुल्क और यूरोप भी ले रहा है रशिया से तेल और गैस, हम क्यों ना लें। हमने अपने मुल्क के मफाद में फ़ैसला करना है। जब इंडिया ले रहा है तो फिर हम भी लेंगे। अब डार साहब की जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो कहते थे जी अमेरिका से पंगे ना लो, ये ना करो, वो ना करो। अब इमरान खान वाले फार्मूले पे वापस आना चाह रहे हैं। उसकी 2 वजूहत हैं। नंबर 1, पाकिस्तान का गुजारा ही नहीं होता पाकिस्तान अगर रशिया के साथ तजारत नहीं करता तो। फ्यूचर में पाकिस्तान ने रशिया से, चाइना से, सेंट्रल एशिया से, यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से, इन सारे मुल्कों से और मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से पाकिस्तान ने, इवन अमेरिका और यूरोप से भी पाकिस्तान ने अपनी तजारत को बढ़ाना है। पाकिस्तान ने अपनी तजारत करते रहनी है और यहाँ पे इस मार्केट के अंदर ज़्यादा पाकिस्तान को अंदर जाना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान यहाँ पे एक बड़े प्लेयर के तौर पे सामने आए। 22 करोड़ की आबादी है, उसको खिलाने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए आपको यहाँ पे बहुत काम करना पड़ेगा। ये तो पाकिस्तान को करना होगा। और ये इसहाक डार साहब जो हैं, अब ये चे गुवेरा क्यों बन रहे हैं, अब ये इनकलाबी क्यों बन रहे हैं, अब ये अमेरिका को जवाब क्यों देना चाहते हैं, उसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो अमेरिका ने इनको मुंह नहीं लगाया, अमेरिका इनसे बात ही नहीं करना चाहता। अमेरिका इनको कोई सहूलत देने को तैयार नहीं है। अमेरिका इस हुकूमत को ये समझता है कि लोगों ने इस हुकूमत को नाकाबिले कबूल करार दिया है और पाकिस्तान के लोग दूसरी हुकूमत बना देंगे तो फिर हम उसके साथ ही बात करेंगे। ये हुकूमत तो आज गई या कल गई। अब डार साहब अमेरिका को जो है वो तड़ियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इस दौरान डार साहब की हुकूमत चली जाती है तो शायद वो भी ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे कि देखा ना, हम रशिया से तेल लेना चाहते थे, इमरान खान ने अमेरिका के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिरा दी। ये बयानियाँ बिक चुका है, ये पहले ही हो चुका है कि आप सब ने मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को गिराया और उस साइफर के अंदर बाकायदा रशिया का तस्करा मौजूद है कि इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया अपनी मर्जी से, तो सफ़ीर ने बताया नहीं, अपनी मर्जी से नहीं किया, पाकिस्तान का एक कॉन्सेंट था और उसमें इमरान खान साहब रशिया के दौरे पर गए थे। लेकिन अमेरिका के अंदर ये सोच पैदा की गई कि रशिया के साथ ताल्लुकात को इमरान खान बना रहा है, अब आप जितना मर्जी सौदा बेचें डार साहब, आपका सौदा नहीं बिकना। डार साहब कहते क्या है, गुज़िश्ता माह दौरा अमेरिका के दौरान मेरी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के हुकाम से मुलाकात हुई जिसमें रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर बातचीत हुई। हमने अमेरिकी हुकाम से कहा कि आप हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकते क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क भारत भी रूस से तेल खरीद रहा है। वाह वाह वाह, इमरान खान से सियासत सीख रहे हैं। जो इमरान खान कहते थे वही अब ये कह रहे हैं। मुलाकात में तय हुआ कि हम रूस से ऑयल ख़रीद सकते हैं। अमरीकी हुकाम ने कहा कि वो G7 का एक प्लेटफॉर्म बनाने लगे हैं। ये प्लेटफॉर्म रूस से तेल खरीदने के नर्ख का तयन करेगा और
इससे ऊपर कीमत पर रूस से ऑयल कोई ना खरीदे। अब ज़रा गौर करें, ऊपर ना खरीदे, नीचे का भी तयन करेगा, ताकि रशिया ज़्यादा सस्ता तेल बेच के ज़्यादा मुल्कों को तेल ना बेच सके। यानी अगर रशिया से पाकिस्तान तेल खरीदेगा भी तो अमेरिका की मुतय्यन करदा कीमत के ऊपर खरीदेगा। वो मुनाफा पाकिस्तान को नहीं मिलना जो रशिया इमरान खान को दे रहा था, जो रशिया ने पहले भारत को दिया था और इमरान खान को ऑफर किया था। भारत इन्होंने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है। अब एक और एजेंडा चला रहे हैं कि कहीं सऊदी वली-ए-अहद का जो दौरा पाकिस्तान है वो मुलतवी हुआ इमरान खान के धरने के ऐलान की वजह से। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर दिफा पाकिस्तान का। यानी एशिया का दौरा था मोहम्मद बिन सलमान का, खाली पाकिस्तान का नहीं था। यानी अब आप ये कहेंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि इमरान खान ने धरना देना था इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में, इसलिए इंडिया का दौरा भी कैंसिल हो गया, जिन बाकी मुल्कों में जाना था उसका दौरा भी कैंसिल हो गया मोहम्मद बिन सलमान का। यानी इमरान खान इतना ताकतवर आदमी है, आप खुद मान रहे हैं कि वो इंडिया का दौरा भी कैंसिल करवा सकता है अगर चाहे तो। और एक पूरे बरे आज़म के अंदर उसकी इतनी बड़ी ताकत है कि वो मोहम्मद बिन सलमान को बरे आज़म एशिया में घुसने से रोक सकता है इमरान खान। वैसे कहने वाले को समझ आनी चाहिए, और लोग तो बेवकूफ़ ही हैं, आप जो उन्हें कहेंगे वो आपकी बातें आंखें बंद करके मान लेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा एशिया के लिए स्केड्यूल था। आपने रिक्वेस्ट की थी कि चंद घंटे पाकिस्तान में गुजारिएगा, उन्होंने कहा जी मैं आया तो मैं आऊँगा, और फिर वो नहीं आए तो वो नहीं आ रहे। इसमें धरने का क्या लेना देना। अब इस पर जो है वो PMLN ने ये करना था, मैं पहले दिन से कह रहा था, और अब वो यही कर रहे हैं। 3 महीने के लिए गैस की फराहमी जो है पाकिस्तान की सनतों को बंद कर दी जाएगी 15 नवंबर से लेकर अगले 3 महीने तक। और बहुत सारी चीज़ें अगली वीडियो में बताता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।